आप एक्सरसाइज करवाते टाइम लेडीज को अगर पर्सनल कुछ पार्ट्स में भी टच हो गया तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आज की जनरेशन की बात करूं तो ऐसी एक एडवाइस आप क्या दोगे? पहली एडवाइस तो ये दूंगा कि सुबह उठ के फोन पकड़ने से पहले खुद के अंगूठे पकड़ो। हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। ये थेरापी कायरोप्रैक्टिक बेसिकली है क्या? नी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा वॉकिंग करने से, तो उसमें भी आप मतलब क्या सजेस्ट करते हो? डेली रूटीन में क्या क्या चीज होनी चाहिए ऐसी तो आपका स्पाइन बैलेंस रहता है? बोन क्रैक जो करते हैं हम लोग वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, एक्चुअल में है क्या? बोन क्रैक कायरोप्रैक्टर करता है तो अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि कौन से एंगल पे थ्रस्ट देना है और कितने इम्पैक्ट पे देना है। Hello everyone, welcome to the another episode of Pridox Expression. I am Riddhi Morajia, co-founder and head designer of Pridox. तो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर आकाश पटेल, हु इज़ अ कायरोप्रैक्टर, जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है. एवरीबडी इज़ फेसिंग फॉर दी बैक पेन, spine health and neck से related problems. So who is helping with that? Welcome Akash sir to the Pridox Expression episode. तो first मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि as a कायरोप्रैक्टिकर मैंने भी ये थेरापी मतलब ऑलरेडी मतलब लिया हुआ है, तो ये थेरापी कायरोप्रैक्टिक बेसिकली है क्या? अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं कार का एग्जांपल लूँगा। हम हर 3-4 महीने में कार को व्हील बैलेंसिंग के लिए ले जाते, तो सेम वे ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसको भी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारी स्पाइन में 24 वर्टेब्रास मतलब कि मनके होते हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए होते हैं दोनों हिप्स। ये 24 वर्टेब्रास और दोनों हिप्स अगर वो पूरा अलाइनमेंट पे है ना, तो आपका बॉडी ऑप्टिमल लेवल पे काम करेगा। ऑप्टिमल लेवल इन द सेंस आपका डाइजेशन बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होगी, आपको थकान कम लगेगी, और उसके साथ आप पेन फ्री लाइफ जी पाओगे। बट बैठने उठने के तौर तरीके, कभी कहीं गिर गए, फिसल गए, वज़न ज़्यादा उठा लिया, ऐसी चीज़ों की वजह से जब बैलेंस आउट होता है तो उसको रीसेट करने के लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, मतलब आपने बताया जैसे कि इसमें डाइजेशन सिस्टम से लेके थकान से भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं गिर गई थी, तो उसकी वजह से मुझे 4 सेशन लेने पड़े थे कायरोप्रैक्टिक के। तब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि ओके ये चीज़ ये है। तो 4 सेशन लेने के बाद भी थोड़े टाइम के बाद आई फील मतलब बैक पेन। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब वो 4 सेशन आपने किस फ्रीक्वेंसी में लिए थे? ऑल्टरनेट डेज, वंस अ वीक, किस तरह से? वंस वीक। ओके, तो नॉर्मली ऐसा होता है मैम कि अलाइनमेंट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा रिपीटेडली चलेगा। लाइक आप हफ्ते में एक बार गए थे, एडजस्टमेंट हुआ, फिर थ्रू आउट अ वीक आपको कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाएगा कि आपको रेस्ट करना है। तो आप रूटीन सब काम कर रहे हो, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि ड्यूरिंग वर्क आपका वो पेन ट्रिगर होता है कि नहीं। तो एवरी वीक जैसे जैसे सेशन हुए, उसके बाद 15 डेज के बाद या महीने बाद भी आपको फॉलोअप के लिए जाना होता है। तो कुछ ऐसे सेशन हो गए जो मेंटेनेंस बोले जाते हैं। पहले आपने पेन के लिए गए, उसके बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है ताकि वो अगेन वापस ना आए आपकी लाइफ में। तो मेंटेनेंस मतलब मुझे फिजियोथेरापी के लिए बोला था, जो बट ऑब्वियस मैंने फॉलो नहीं किया था। बट फिर भी कैसा होता है कि बहुत टाइम खड़े रहने के बाद, मतलब आज की जो जनरेशन है ना, यंगस्टर जो भी है, 80% लोगों में ये चीज़ है कि बैक पेन हो रही है, नेक स्टीफ हो रही है। वो चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है कि जो चीज़ 50 की एज में होती है ना, वो आज यंगस्टर में हो रही है। तो मैं भी वही सेम फील कर रही हूँ, मैं भी वही मतलब टाइम से पास हो रही हूँ। तो वो चीज़ लोगों में क्यों है? मतलब आज इतना ज़्यादा क्यों? बॉडी पोस्चर की वजह से, या फिर खाने की हैबिट, या फिर कौन से रीज़न से हो सकती है? ओके, पहला तो हमारा जो पॉडकास्ट शूट होगा, एडिट होगा, वो जो देखने वाले लोग हैं वो किस में देखेंगे? स्मार्टफोन्स। सो वो सबसे पहला रीज़न है, क्योंकि पहले की लाइफ ऐसी थी जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा था और आपका डेस्क जॉब कम था। अब ऐसा हुआ है कि वेब सीरीज़ देख लो, मूवीज़ देख लो, आपकी फिंगर टिप पे है। तो हम नॉर्मली अब बैठना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और वो भी स्क्रीन पे। अगर आप 2024 से लेकर 2025 का स्टडी देखोगे
तो पास्ट ईयर में जो स्क्रीन टाइम था ना, वो कुछ 2.5 घंटे से 3 घंटे का था। आज वो 6 से 7 घंटे का एवरेज वॉच टाइम है। तो ये दिखाता है कि पहला रीज़न ये है। सेकंड है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अब यंगस्टर कर रहे हैं, पर वो कैसा होता है, कभी भी कोई पर्सनल ट्रेनर को ओपिनियन नहीं लेंगे। मूवी से इन्फ्लुएंस हो गए, कोई ऐसे बॉडी बिल्डर से इन्फ्लुएंस हो गए और वो सोचते हैं कि हम बॉडी बनाने जाए, पर वहाँ पे हैवी वेट लिफ्ट करके वो अपनी स्पाइन को डैमेज करके आते हैं। थर्ड होता है B12 एंड D3। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सबको B12 D3 कम ही रहता है। B12 के इंजेक्शन लगाने जाते हो, D3 की टैबलेट लेनी पड़ती है, और लेने के बाद भी कुछ महीने में वो कम हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि पहले नेचुरल सनलाइट में लोग काम करते थे, वहाँ पे उनको विटामिन डी हेल्दी रहता था, प्रॉपर फूड था जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होता था, तो उससे B12 भी बॉडी में मिलता था। बट अब आपके घर तक जो भी सब्जी आती है, जो भी फूड आता है, वो सब में यही चीज़ होती है। तो विटामिन के नाम पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो बॉडी के बोन्स, नर्व्स, वो सब डे बाय डे वीक हो रहे हैं। तो ये रीजंस है कुछ। हाँ, वो चीज़ आपकी टोटली आई एग्री कि हाँ, ये चीज़ भी फॉलो करनी पड़ती है। और वो सारी चीज़ मैंने मतलब वो भी चीज़ नोटिस करी है कि रूटीन लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत एटलीस्ट वॉकिंग से लेके थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज रहती है, फिर भी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी कि लाइक वी फील रिलैक्स। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो आई फील रिलैक्स कि बेटर फील होता है ये करके। तो ये चीज़ से लेके हेल्थ मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है? टू बी ऑनेस्ट मैं अभी वो क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। जैसे आप बोल रहे हो कि जो लोग रेगुलर सिर्फ वॉक करते हैं, तो वॉक भी बेनिफिट करते हैं कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, वॉक का तो मतलब मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम मतलब रूटीन लाइफ में करते हैं, वो भी बॉडी के लिए अच्छी होती है, मतलब पर्सनली मैं फील करती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये सब कुछ साइड में रख के मैं ऐसा बोलूँ कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आजकल लोगों में बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरा बॉडी पेन, मतलब मुझे बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है कि वो जो बॉन क्रैक करना पड़ता है, वही वो चीज़ करनी पड़ती है बार बार, तब आई फील कि थोड़ा रिलैक्स होता है। हाँ, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि बॉडी में हो क्या रहा है, मतलब। तो हेल्थ ये सब चीज़ों में कितने इम्पोर्टेंट है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, क्योंकि हर छोटे चेंज में वो इफ़ेक्ट मतलब बाद में दिखता है। तो हेल्थ कितने इम्पोर्टेंट है? हेल्थ को इम्पोर्टेंस अगर देना है ना, तो वो मैं 3 कैटेगरी में दूंगा, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। ये तीनों हेल्थ अगर जब आपकी सही होगी ना, तब जाके आप प्रॉपर हेल्दी लाइफ जी पाओगे। आपने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि बार बार शोल्डर स्टिफ होते हैं, आपको क्रैक करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब कि आपके अपर बैक के जो मसल्स है ना, वो वीक है। वीकनेस का रीज़न है जब आप लॉन्ग आवर्स, फॉर एग्जांपल एडिटिंग के लिए या कुछ काम के लिए बैठते हो जिसमें सपोर्ट नहीं रहता है, तो होता है। सेकंड है ट्रैवलिंग अगर आपका ज़्यादा है बाय कार, तो वो भी रीज़न हो सकता है। और थर्ड होता है जब हम फ़ोन देखते हैं लेट के, तो ड्यूरिंग स्लीप अगर 2 या 3 पिलो लगा के हम नॉर्मली देखते हैं मूवी या लॉन्ग टाइम टीवी, तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको इम्पेक्ट करती है। सेम वे अगर आप जेंट्स की बात करते हो, तो वो लोग नॉर्मली वॉलेट पीछे रखते हैं। हाँ, तो अगर आप सिंपली देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ रखता हूँ वॉलेट, तो ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी वेट है वो अपोजिट डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं निकाल दूँ तो मैं बैलेंस में हूँ। तो ऐसे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठते हो, तो धीरे धीरे आपका पेल्विक मतलब हिप का इम्बैलेंस होता है, और वो आगे जाके नी पेन, बैक पेन और हिल पेन का रूट कोज बनता है। पर हमें लगता है कि भाई ये कुछ हुआ होगा उसकी वजह से। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करती है। तो डेफिनेटली अगर मेंटल, इमोशनल और फिजिकली आप हेल्दी हो ना, तो आपको लाइफ जीने का मजा आएगा। बट अगर वहाँ कोई भी एक एरिया में आप डाउन हो, तो उसका इम्पेक्ट सीधा आपकी बॉडी पे पेन के तौर पे आएगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल बैक पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रीज़न से मेंटली भी वीक या फिर स्ट्रेस भी इफ़ेक्ट करता है। राइट। अब हमारे ब्रेन से है ना 2 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने देखा होगा कुछ ऐसे दिन है जब आप सुबह उठते हो और शाम कब हो गई पता भी नहीं चलता, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको अनयूजुअल कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपका स्ट्रेस बढ़ा, नेगेटिव हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुए, तो उस दिन ऐसा लगे कि दिन खत्म हो तो अच्छा। तो ये डिफरेंस यहीं से आता है। सेम वे आपके बॉडी के साथ है। अब आपको बैक पेन है, जैसे आपने बोला अपर बैक पेन है, आपको हैवीनेस लगता है, क्रैक किया, रिलैक्स हुआ, अगेन स्टिफनेस आएगा, आप क्या सोचोगे मैं और एक बार क्रैक कर लूँ। धीरे धीरे ये हैबिट बनता जाएगा, और फिर पेन नहीं भी होगा ना, आप ऑटोमेटिकली ऐसे कर दोगे।
तो ये आपने देखा है काफ़ी यंगस्टर्स क्रैक करते हैं, नेक को सेल्फ क्रैक करते हैं, बैक को सेल्फ क्रैक करते हैं, और अल्टीमेटली वो आगे जाके अपनी स्पाइन को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। अच्छा, मतलब ये जो लोगों का मिथ है कि बॉन क्रैक जो करते हैं हम लोग, वो मतलब पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअल में है क्या? अब बोन क्रैक कायरोप्रैक्टर करता है तो अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि कौन से एंगल पे थ्रस्ट देना है और कितने इम्पैक्ट पे देना है। अच्छा। मैं खुद करने जाऊँगा तो ऐसा होगा, मैंने इतना किया नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा करूँगा और एक्सटेंशन करूँगा, या फिर ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट करके क्रैकिंग कहाँ से निकले ना वो गोल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे क्रैक निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे ओवर स्ट्रेच करके क्लिक करने जाते हैं, और वो मसल्स और लिगामेंट को फिर डैमेज करता है। अच्छा, मेरी हैबिट है बार बार ऐसे फिंगर्स में क्रैक नकल्स करने क्रैक की, करने, हाँ। तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा। स्पाइन और जॉइंट जो होते हैं स्पेसिफिकली, कई लोग ऐसा करते हैं बैठे बैठे एंकल को भी फोड़ते रहते हैं, हाँ हाँ। तो वो सब नहीं करना है, नकल्स तक के ठीक है। ओके। तो मतलब आपकी बातों से मतलब मैंने भी ये फील किया है कि स्ट्रेस रहता है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, कुछ भी से लेके। मैं मेरी सिस्टर इन लॉ की बात करूँ तो आपके पास ही थेरापी उनकी स्टार्ट है, तो उसने बहुत सारी थेरापी ली, मतलब मुझे पता है तब तक 1 ईयर हो गया, अभी भी उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो मतलब मैंने सुना है कि कायरोप्रैक्टिक से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉडी में, अच्छा हो जाता है, बट स्टिल वो वहाँ पे ही स्टक है। राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हो गए आपके, तो वो रीज़न क्या हो उसमें सकता दो है? टाइप के बॉडी केसेस आते हैं। पहले केस होता है कि जो नॉर्मल स्लिप डिस्क के केसेस के होते हैं। दूसरे केस आते हैं जिनको रिपीटेडली स्ट्रेस होता हो बॉडी में। और थर्ड केस जो आते हैं वो जैसे हमने बोला मेंटल या इमोशनल हेल्थ भी उनकी डिस्टर्ब रहती है। तो ये 3 टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं जब बैक पेन, नेक पेन या मिड बैक पेन हो। जैसे आपके सिस्टर इन लॉ जब हमारे पास आए थे तो उनके कंप्लेंट्स में था सीवियर माइग्रेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन और लेग पेन। आफ्टर सेशंस, जितने भी सेशंस हुए, उनका माइग्रेन अटैक्स था ना वो ऑलमोस्ट 70% तक, जब मैं उनको लास्ट मिला था तब तक वो हेडेक जो थे वो 70% तक रिलीज हो गए। नेक पेन और शोल्डर पेन जो है अब ऐसा होता है कि जब वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है तब आता है, जो रेगुलर कॉन्स्टेंट था वो नहीं था। मिड बैक और लोअर बैक में वो बार बार आ रहा है अभी भी। तो उसका मतलब उनके कोर मसल्स, पेट, बैक और हिप्स के मसल जब वीक होते हैं ना तब ये रीट्रिगर होता है, बार बार आता है। तो उसके लिए उनको एक्सरसाइजेज भी रेकमेंड किया जाता है कि आप जितना कोर एंगेज करोगे, स्ट्रेंथन करोगे, तो ये रीअकरेंस जो है ना वो कम होता जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है या जो भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है बॉडी में। डिपेंड्स है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। आपको और मुझे सेम टाइप का स्ट्रेस आया, एक को वो इफेक्ट करेगा, एक को नहीं करेगा। हाँ, मतलब ये चीज़ मैंने फील करी है कि हम दोनों को सेम ही प्रॉब्लम थी, तो मुझे रिकवर जल्दी हो गया, लाइक वो वहीं पे स्टक है। राइट। तो हाँ, हाँ, वो तो चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं करती है। जैसे कि फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक बोलो ना तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा। जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है उनको रिकवरी फास्ट होता है। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस होता है या इरेगुलर साइकिल्स है, तो उसका मतलब हार्मोन इम्बैलेंस है, तो मसल स्टिफनेस डेफिनेटली होगी। ओके। तो वो लोगों में भी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं पीसीओडी की बात करूँ तो वो चीज़ तो मतलब पहले तो मतलब हमारे पेरेंट्स से, तब वो चीज़ पता ही नहीं थी लोगों में, लोगों को पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। तो आजकल वो प्रॉब्लम लोगों में बढ़ क्यों गया है इतना? टू बी ऑनेस्ट मैम, उसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो गायनिक फील्ड आ जाता है। ओके। तो मैं बेस्ट पर्सन नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करने के लिए। ओके। ओके। तो इफ़ मैं मतलब आपके जो कायरोप्रैक्टिक जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी बात करूँ, तो एज अ गर्ल मैं मतलब कहीं कहीं भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कहीं ना कहीं आई फील सम टाइम कि आपको मतलब जो एक्सरसाइज करवाते टाइम लेडीज़ को मतलब अगर टच के बाद पर्सनल कुछ पार्ट्स में भी टच हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि क्लाइंट्स का रिएक्शन कुछ और हुआ हो, या फिर मतलब नेगेटिव कोई एक्सपीरियंस रहा यस हो वही बोल यस। रहे हो ना? नहीं। हमारा मैम 2013 से सेंटर है,
2013 से लेकर आज तक में अभी भी ऐसा कोई केस नहीं आया है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूसमेंट या ऐसी कोई चीज़ें आई हो। वो इसलिए हमने क्लियर किया है क्योंकि हमने है ना हमारे ट्रीटमेंट रूम के अंदर प्राइवेसी नहीं रखे। प्राइवेसी इन दी सेंस सब ओपन है, ओके। पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। तो हमने ये सोच के ही रखा है क्योंकि इंडिया में ये चीज़ काफ़ी है, हाँ। काफ़ी सेंटर्स पे हुआ है। तो हमने ये रखा कि जब एक ट्रीटमेंट हॉल के अंदर मल्टीपल पेशेंट्स हो गए तो सब सेफ समझेगी खुद को कि भाई चलो सब यहाँ पे है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा जो भी डॉक्टर हम यहाँ पे हायर करते हैं उनको क्लियर वार्निंग्स दी जाती है कि जब भी फीमेल के कोई पार्ट को आपको टच करना है तो पहले उनसे क्लियर कम्युनिकेट करो, ओके। ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे और वो कंफर्टेबल ना हो तो आपको डिस्कस कर सके। तो हमारे पास वो फीमेल ऑप्शंस भी होते हैं, तो फिर वो लेडी डॉक्टर उनको करवाती है। अच्छा, डिस्कशन होने के बाद भी अगर कोई मैन मतलब कोई मैन डॉक्टर करवा रहा है एक्सरसाइज, फिर भी कोई क्लाइंट एग्रेसिव हो गया हो या ऐसा कुछ? नहीं, आज तक तो मैम टू बी ऑनेस्ट 2013 से अभी तक नहीं हुआ है। ओके। नहीं, कई बार मतलब मुझे ऐसा होता है पर्सनली, मैं मेरी ट्रीटमेंट भी चलती रहती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, फिर भी मेरी तो फीमेल के पास ही चल रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क। देखो, आप अगर कायरोप्रैक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस भी देखेगा, हमारे पेजेस को कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि रील्स में व्यूज़ बढ़ाने के लिए या पॉपुलर होने के लिए फीमेल के कुछ पार्ट्स को एक्सपोज भी किया जाता है कायरोप्रैक्टिक क्रैकिंग के दौरान। और आप हमारी रील देखिएगा, आपको वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो हम वो इथिक्स पे अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, ओके। तो ये टॉपिक को साइड में रख के अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसी कोई टिप्स है कि जो हेल्पफुल हो बैक पेन में, जो आज की जनरेशन में, मतलब मैंने जैसे बोला कि बहुत कॉमन हो गया है कि बैक पेन का ज़्यादातर हमारी जनरेशन में कॉमन हो गया है, तो ऐसा कोई मतलब टिप है कि जो रेगुलर रूटीन लाइफ में अप्लाई करने से बैक पेन में भी फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली मैम, 2-3 टिप्स है। फर्स्ट है, आपका वाटर इनटेक जो है ना वो मिनिमम 4 लीटर तक ले जाना है। अब वाटर इनटेक के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी, लिक्विड के अंदर कोई भी जूस है फॉर्म तो वो सब भी ले सकते हो, बटर मिल्क कुछ भी मिला के लिक्विड इनटेक 4 लीटर। सेकंड है B12 और D3 को मेंटेन रखना। और थर्ड आता है एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली बैक, एब्डोमिन और हिप्स ये स्ट्रेंथन होना, ऐसी कोर एक्सरसाइजेस हमें करना है। तो कोर एक्सरसाइज के अंदर अगर आप एड ऑन करना चाहो तो प्लैंक्स आते हैं, फिर सूर्य नमस्कार जो बोलते हैं वो आते हैं, या ब्रिज एक्सरसाइज है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस आप हर रोज़ 10 मिनट्स कीजिए तो डेफिनेटली आपका कोर एंगेज होगा और आपको पेन आने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड बार बार बताते हैं कि मतलब मुझे पेट में भी दुख रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, तो इज़ लाइक पानी पी ले, जाके मैं पानी देता हूँ, गर्म पानी पी ले, ये पी ले, वो पी ले। तो मुझे हर बार ऐसे मजाक में लगता था कि नहीं, आज तक मैं जो भी डॉक्टर से, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उनसे, उनको भी मिली हूँ, तो मुझे अगर पेट में भी दुख रहा है तो ऐसा बोलेंगे पानी ज़्यादा पी। हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ मैंने उनको बताया कि मुझे पेट में पेन होता रहता है, एसिडिटी रहती है, तो बोले पानी ज़्यादा पियो। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है। आप ऐसे एज अ कायरोप्रैक्टिकर आप बता रहे हो कि पानी का इतना इम्पोर्टेंस है, मतलब रियली मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। और अब ये इशू क्यों कर रहा है, क्योंकि अब आप जहाँ पे भी जाओगे एसी हो गए, कूलिंग हाँ। इतना होगा तो आपको प्यास उतनी नहीं लगती। दूसरा, अब आपका हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क हो गया, तो कंप्यूटर पे है ये सब चीज़ें। तो पहले हमें ब्रेन कंटिन्यूस सिग्नल देते थे जब हार्ड वर्क था, अब आपका बैठे रहना है और अब हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम काम में इतने खो जाते हैं। तो इसीलिए वाटर रिमाइंडर ऐप और ये सब चीज़ों को क्यों निकाला गया कि आप काम में फोकस हो। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि इट्स टाइम टू ड्रिंक, तो ये चीज़। अच्छा, मतलब कई बार मतलब ऐसे भी होता है ना कि ऐसे बोलते हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो भी जैसे आप बैंड हो जाते हो, उस पर भी आपके स्पाइन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि ऐसे एप्लीकेशन है कि रिमाइंड करवाती है कि बार बार यू शुड ड्रिंक वाटर एंड एवरीथिंग। तो आज की मतलब बात करें कि आजकल लोगों की ज़िंदगी फ़ोन पे चल रही है, तो फ़ोन
यूज़ करते करते ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई ट्रिक है कि उस पे भी बैक पेन का इशू भी, या फिर जो गर्दन जो स्टिफ हो जाती है उस पे भी कुछ इफ़ेक्ट हो? पहली चीज़ मैम, फ़ोन को अब हम है ना कंपलसरी हो गया, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्क्रीन टाइम घटा दो, हाँ, क्योंकि सबके काम उस पर आ गए। तो डेफिनेटली। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फ़ोन के पोस्चर भी अगर मैं आपको बताऊँगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेड डाउन करके देख रहा हूँ, उसकी जगह आई लेवल पे देखूँगा तो स्ट्रेन कम आएगा। बट वो भी कितनी देर आप करोगे? 10 मिनट्स, 15 मिनट, उसके बाद आप थक जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप पोस्चर में वही आ जाओगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पोस्चर्स, आप ऐसा कीजिए कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाइए हर रोज़ एक्सरसाइज करके। तो अगर मैं सुबह 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शाम को कर लेता हूँ, तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस आया था ना वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो मुझे डैमेज होना ही नहीं है। ओके। तो आपके हिसाब से डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी तो आपका स्पाइन बैलेंस रहता है? सबसे मैक्सिमम जो इम्पेक्ट करता है ना वो है आपकी मोबिलिटी। तो अगर आपका सिटिंग वर्क है तो हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 45 मिनट पे आपको 30 सेकंड से 1 मिनट वॉक करना है। वॉक करना है। बस, अगर वॉक पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वहाँ पे खड़े हो जाओ, ताकि बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाए, जो कॉन्स्टेंट एक मसल्स पे लोड आ रहा था वो रिलैक्स हो जाए, तो आपका बॉडी वापस अगेन आपको बिठाने के लिए कैपेबल हो। मेरी कैपेसिटी 45 मिनट्स की है। अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ तो वो स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? मसल्स पे। मसल्स फिर नर्व को प्रेशर देंगे, नर्व फिर डिस्क पे जाएगा, तो फिर आपको बैक पेन आता है। तो आप सोचते हो कि भाई आज लंबा बैठ गया इसलिए आया, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन, फिर धीरे धीरे वो कांस्टेंट होता है। तो वो दिखा रहा है कि आप लंबे टाइम तक रॉन्ग पोस्चर में बैठ रहे हो। ओके, मतलब पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली। आपका वीडियो मैंने देखा था, मैं आपकी प्रोफाइल विजिट कर रही थी तब, कि आप जैसे दिखा रहे थे कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, राइट। तब आपकी स्पाइन बिल्कुल ठीक है। तो उस पे हम बात करें तो अगर किसी की लाइफ, जैसे कि आपने बताया, मैं जब मेरी बात करूँ तब मैं 2 साल कनाडा में थी, तब मेरे ऐसे दिन जाते थे कि पूरा दिन बैठ के निकालना पड़ता था, तब जाके मुझे बैक पेन का इशू आए यहाँ पे आके। अगर मैं स्टिल वहाँ पे होती तो बहुत ज़्यादा इशू आता। तो वैसे लोगों को मतलब जो पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ तो नहीं कह सकते, बट जो ऐसे पूरा दिन बैठे बैठे निकालना पड़ता है, उसके लिए आपकी यही एडवाइस रहेगी कि एवरी 45 मिनट्स वॉक और वो सब? यस, क्योंकि मैम मोबिलिटी नहीं होगी ना तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी आपका डाइजेशन। ओके। अगर आयुर्वेद में आपने सुना हो, वात पित्त कफ, यही हाँ। 3 चीज़ होती है जो रोग लाती है। अगर मेरा मोबिलिटी नहीं हो रहा है, मेरे स्टमक के मसल जो है वो एक्टिवेट ही नहीं है, तो मैं फूड को डाइजेस्ट कैसे करूँगा? ये हाँ। डाइजेस्ट ही नहीं होता है, गैस प्रोडक्शन बढ़ेगा, गैस से भी मसल स्टिफनेस बढ़ता है। ओके, मतलब मुझे भी जैसे मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है और वो सब, तो मुझे भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि खाने के बाद तुरंत बैठो मत या सो मत। तो वो चीज़ का मतलब कैसे है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट होना चाहिए? राइट, क्योंकि बॉडी को वो मूवमेंट चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। अब जैसे आपने शुरू में आपने बोला था कि जब आप वॉक करते हो यू फील बेटर, हाँ। तो वो ऐसा क्यों है? सॉरी, आपकी स्पाइन में से ना एक लिक्विड ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं CSF। ये लिक्विड का काम क्या है कि आपकी स्पाइनल कोड को नरिशमेंट देना। वो नरिशमेंट तभी होगा जब आप वॉक करोगे, नीचे आपका लास्ट बोन होता है सैक्रम, वो जैसे पंप करता जाएगा वो लिक्विड पूरी स्पाइन तक पहुंचेगा। तो जितना वॉक करते हो उतना ज़्यादा स्पाइनल कोड में वो CSF लिक्विड घूमेगा, उतना नरिशमेंट मिलेगा, उतने आप हेल्दी रहोगे। ओके, मतलब हेल्दी लाइफ में भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग ज़रूरी है, ज़रूरी definitely। है। मैंने वो चीज़ भी देखी है बहुत लोगों में कि एक्सरसाइज के बिना भी वॉकिंग करके लोग ऐसे कि वॉक कर लेते हैं तो वेट कम हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने नी प्रॉब्लम भी देखा है कि नी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने से। तो उसमें भी आप मतलब क्या सजेस्ट करते हो कि बहुत ज़्यादा वॉकिंग, मतलब कोई टाइम लिमिटेशन है उसके लिए? पहली चीज़ वॉकिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ना तो वो है आपके फुटवेयर। अच्छा। हमारे यहाँ कल्चर में ऐसा भी देखा गया है, कई लोग शाम को निकल जाते हैं स्लीपर पहन के वॉक के लिए। हाँ, ज़्यादातर तो यही चलता है। यस, तो वो पहला रीज़न है आपके नी को डैमेज करने के लिए, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। सेकंड चीज़, हमारे यहाँ कैसा है कि वॉक करना मतलब जैसे ही उठे वो चालू कर दे कि वॉक करने के लिए, या शाम को
वॉकिंग से पहले आपके पाँव यूज़ होने वाले, तो पाँव के मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, तो हम वार्म अप करते ही नहीं है। और आफ्टर वॉक कूल डाउन मतलब स्ट्रेचेस करना पड़ता है। अगर ये 2 चीज़ नहीं है ना, तो आप फिर आधा घंटा करो या 2 घंटा, वो डैमेज करेगा। ओके। तो अगर मैं आपकी लाइफस्टाइल की बात करूं, तो आपके रूटीन लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो रोज़ मतलब डेली रूटीन लाइफ में आप फॉलो करते ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए पहली चीज़ में ऐसा है कि टचवुड हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें हमारा पूरे दिन का जो वॉकिंग जो होता है वही अच्छा खासा 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा हो जाता है, तो वॉकिंग वहीं से हमें मिल जाता है। सेकंड चीज़ है, फूड पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ, और वही अभी 2 चीज़ें जो है वो मुझे हेल्दी रख रही है। अच्छा, मतलब आप भी कहीं ना कहीं बिलीव करते हो कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? डेफिनेटली। मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं बाहर का खाना भी बंद कर देती हूँ फॉर अ वीक, तो गेन नहीं होता वेट, वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा, बट गेन नहीं होता। तो बाहर के खाने का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है। यस, वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरा, उसके अंदर जो क्वालिटी है या हाइजीन है वो आपको या मुझे नहीं पता है किस तरह का है, तो ऑफ कोर्स हम टेस्ट लेने के चक्कर में पेट का लोड बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सारी चीज़ें मतलब स्टमक को इफ़ेक्ट करती इफेक्ट है। करते हैं। ओके। और मैं आपके प्रोफेशन की बात करूँ तो सबसे बड़ा मीथ क्या है? मिथ ये है कि पहला, कि कायरोप्रैक्टिक से एक्चुअल में पेन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सेकंड, हमको हार्डवेयर बोले जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये बोन सेटर है, कायरोप्रैक्टर, पर उन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और थर्ड मिथ ये है कि बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक को दिखा दिया, सर्जन को मिल लिए, यहाँ पे ठीक नहीं होगा तो क्या यहाँ इनसे हो जाएगा। ये 3 मिथ ज़्यादा आते हैं जिनके ऊपर हमें पेशेंट को भी समझाना पड़ता है। अच्छा, डिटेल में पूरा यू हैव टू एक्सप्लेन। यस। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल आप वीडियोस देखते हो जैसे कायरोप्रैक्टिक के, तो एक फैंटेसी वीडियोस है ये सब, कि क्रैक साउंड आया उसको रिलैक्स मिला, पर देख के हमें भी लगता है कि वाह ये करवाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसी इंक्वायरीज आती है कि भाई मुझे फुल बॉडी क्रैकिंग करना है, मैं आना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम उनको रोकते हैं कि भाई कायरोप्रैक्टिक सिर्फ क्रैकिंग मज़े लेने के लिए नहीं है। इफ़ यू हैव एक्चुअल स्पाइनल इशू देन यू हैव टू गो फॉर एडजस्टमेंट। तो वो चीज़ हम मेक श्योर करते हैं। तो वहाँ पे नॉलेज क्रिएट करना पड़ता है, लोगों को पता नहीं। दूसरा, बोन सेटर क्यों मानते, हार्डवेयर के पास गए, सीधा पकड़ के हड्डी बिठा दिए। हाँ, हमारा काम भी कुछ इसी तरह का है कि हम स्पाइन को एडजस्ट करते हैं, बट दोनों की टेक्निक्स में फ़र्क है। हमारे पास पहले पेशेंट आता है तो पहले हम एक्सरे करवाते हैं जिसमें पूरा डायग्नोसिस होता है, और वहाँ पे अगर कंफर्म हुआ इज इट अ कायरोप्रैक्टिक केस, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ भी हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं है। ओके। और मैंने जैसे बताया कि मैंने 4 सेशन लिए हैं, तो उसमें आप जो कपिंग करते हो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों करते हैं? कपिंग में क्या ना, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। मेनली इसको मसल्स रिलैक्सेशन और आपके मसल्स में ब्लड का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपके स्किन के ऊपर कप अप्लाई किया, फिर एयर को सक कर दिया था, तो उससे जो मसल्स पूल होते हैं, तो अल्टीमेटली ब्रेन को सिग्नल जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हुआ। तो ब्रेन जो है ना, वो अपने ब्लड फ्लो है वहाँ पे बढ़ा देगा। तो जो मसल स्टीफ हो गए थे उसको रिलैक्स करने के लिए ब्लड चाहिए। हाँ। तो अल्टीमेटली वो कपिंग से आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। अच्छा, ये कपिंग में भी मतलब कुछ टाइप होते हैं? क्योंकि मैं अपने मदर इन लॉ के साथ गई थी, तो उनका जैसे पूरा जो ब्लड होती है ना, उससे किया था। यस, कुछ कट करके ऐसे फिर कट कप करके। लगाया, फिर ब्लड वहाँ से निकला होगा, हाँ, जिसको जैसे मैंने आपके वहाँ पे करवाया था दैट इज डिफरेंट, तो cupping। उसमें डिफरेंस होता है कुछ? यस। और क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? राइट, आपने जो आपके मदर के लिए जो करवाया था, उनके लिए ना, मदर? हाँ, यस। तो उसको हिजामा थेरापी बोलते हैं। हिजामा का कंसेप्ट पूरा अलग है। वो ये बोलते हैं कि आपके बॉडी में जो ब्लड है, अगर वही ब्लड घूमता रहेगा ना तो नया ब्लड नहीं बनेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि सुपरफिशियल लेयर से जो वेस्टेज ब्लड होता है उसको वो छोटे छोटे कट करते हैं, फिर कप लगा के उसको पुल करते हैं। हाँ, जितना ब्लड बाहर निकला उतना फिर वो रीजनरेट करेगा बॉडी। तो उससे बॉडी के इंटरनल डिजीज जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। लाइक काफ़ी लोगों को उससे ब्लड प्रेशर, माइग्रेन में फ़र्क पड़ता है, डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क पड़ता है। तो ये सब उनके फ़ायदे हैं। अच्छा, और हम जो कपिंग करते हैं उसको ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, मोशन कपिंग, स्टैटिक कपिंग, इस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। जो पेशेंट को जो नीड है उस तरह से हम हमारे वहाँ करते हैं।
ओके, मतलब ये डिफरेंस है ब्लड का और जो नॉर्मल का नॉर्मल मसल पेन है वो सब। यस। और आपकी अगर बात करूँ, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई क्लाइंट है कि उसका बहुत ड्रास्टिक जो चेंज हुआ हो, कि मतलब कुछ ऑपरेशन बोला और इससे ठीक हो गया हो, ऐसे ड्रास्टिक चेंज, मतलब ऐसे क्लाइंट्स? ऐसे ऑलमोस्ट मैम बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर कैसा है, अगर मुझे पेन होता है ना तो मैं पहले क्या करूँगा, होम रेमेडी करने के बाद ठीक नहीं होगा तो जनरल फिजिशियन के पास, उसके बाद नहीं हुआ तो एमडी के पास, फिर नहीं हुआ तो ऑर्थोपेडिक, फिर न्यूरो फिजिशियन, कहीं पे ठीक नहीं होगा और लास्ट में बोला कि सर्जरी करना है, फिर ढूंढते ढूंढते हमारे तक पहुंचते। तो ये साइकिल में उन्होंने जो भी टाइम बिगाड़ा उतने मसल्स वीक हुए, स्पाइन डैमेज ज़्यादा हुई, और फिर हम ट्रीटमेंट करते और वहाँ पे रिजल्ट लाते। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस हमने देखे। एक केस में अगर डिस्कस करूँ तो जब हमारा स्टार्टिंग था 2013-14 में, हमने सेशन कामरेज में स्टार्ट किया था ये सेंटर, तो वहाँ पे एक आंटी आए थे जो पिछले 1 महीने से चेयर पे लेटे थे। अगर वो ऐसे करने जाए तो उतना सीवियर पेन होता था कि वो मतलब लेट ही नहीं पाए। अच्छा। तो वो कंडीशन में आए। अब कायरोप्रैक्टिक के लिए हमें उनको टेबल पे तो लेटाना पड़ेगा। हाँ। वो भी पॉसिबल नहीं था। तो वो 15 दिन तो हमें ये लगे कि उनके मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ करने में कि हम उनको बेड पे लेटा पाए ताकि कुछ एडजस्टमेंट हो पाए। तो वहाँ से उनका 2.5-3 महीने का पूरा सेशन चला। वो मांडवी से आते थे, उन्होंने भी कमिटमेंट दिया, ट्रस्ट दिखाया हम पे, तो आज वो कम्प्लीटली क्योर है, फिट है, और उनकी एज शायद 60+ है अभी। तो इस चीज़ में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इतने सारे सेशन ले लिए या फिर इतना साल ये किया, तो आफ्टर भी आप सजेस्ट करते होगे ना कि ये चीज़ करनी है? यस। या फिर बीच बीच में भी सेशन लेना ज़रूरी होता है? यस। सबको अभी एक ऐसा एक मिथ भी है कि भाई एक बार कायरोप्रैक्टिक लिया ना तो वो लाइफ टाइम के लिए ठीक रहेगा, बट ये एक्चुअल में मिथ इसलिए क्योंकि आज मैंने आपकी स्पाइन को एडजस्ट किया, करने के बाद आप घर पे जाते हो, रूटीन काम करते हो, बाइक चलाते हो, कभी झटका लग गया, कभी ओवर वेट लिफ्ट कर लिया, तो वापस शिफ्ट होगा, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जो पेशेंट हमारे यहाँ क्योर होते हैं उनको बोलते हैं कि 2 या 3 महीने में एक सेशन के लिए आना है। ड्यूरिंग दैट अगर नीडेड है तो हम सेशन करेंगे, अगर वो अलाइन ही है तो बोलेंगे और 2-3 महीने बाद आओ। तो वो मेंटेनेंस के लिए आते हैं। अगर उनको वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग हमारे गुजरात बाहर से भी आते हैं, तो उनको ये रेकमेंड करते हैं या तो आप स्विमिंग या योगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी ले लो जो हर रोज़ एक्सरसाइज रखे। तो अगर हर रोज़ मोबिलिटी मिल रही है तो स्पाइन इम्बैलेंस होने के चांसेस नहीं है, तो वो भी चलेगा। हाँ, मुझे भी जैसे बहुत टाइम, मतलब कनाडा से आने के बाद पूरी बॉडी का अलाइनमेंट इतना हो गया था, बिगड़ा हुआ हो गया था कि मैंने कुछ ना कुछ हुआ तो कई बार फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़े, कई बार आपके पास आए, तो हर एक डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ कॉमन बोली कि थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी बॉडी को मूवमेंट मिलेगा और इफेक्ट करेगा बॉडी को, हेल्दी रहोगे। हाँ, तो एक्सरसाइज ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। डेफिनेटली मैम। ओके। और मैं जैसे आज की जनरेशन की बात करूँ तो ऐसी एक एडवाइस आप क्या दोगे जो रूटीन लाइफ में स्पाइन के लिए भी अच्छा है और बॉडी के लिए भी? पहली एडवाइस तो ये दूंगा कि सुबह उठ के फ़ोन पकड़ने से पहले खुद के अंगूठे पकड़ो। क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर यंगस्टर पहले फ़ोन देखते हैं बेड में ही, और वहाँ पे वो जो टाइम वेस्ट हो जाता है ना, फिर एक्सरसाइज का मूड नहीं आता है, फिर लेट ही चलता है स्केड्यूल। तो बेहतर है कि आप सुबह उठ के थोड़ा टाइम बॉडी पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहा ना तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस जो आप करना चाहते हो या आप जो भी चीज़ करना चाहते हो ना उसमें 100% दे पाओगे। अगर फिजिकल बॉडी वीक है तो डाइजेशन वीक होगा तो यहाँ पे फोकस नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि ये काम मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, सेल्फ डाउट वहाँ से चालू होगी। हाँ, वो चीज़ तो मैंने फील करी है कि अगर आपका बॉडी सही नहीं है तो फिर किसी का मतलब कोई भी टॉपिक हो गया कि या कुछ भी काम हो गया, कुछ में मतलब किसी में भी आपका ध्यान नहीं रहेगा। उसको आपको ऑब्जर्व करना, तो वो देखिएगा जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम या स्विमिंग कुछ भी करते हैं, और जो लोग नहीं करते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना वो हाइपर अग्रेसिव हो गए। अच्छा, ये आप नोट कीजिएगा, क्योंकि उनको बात बात पे गुस्सा आएगा। ऑलरेडी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा, बोलोगे ये कर दे, फैन बंद कर दे, स्विच बंद कर दे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो एंजॉय करते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मल है कि कुछ भी मूवमेंट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना एक्सरसाइज के पूरा दिन भी लेजी निकलता है ना वैसे।
उसका एक सिंपल आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ। आप नॉर्मली ऐसे स्लाउच हो जाइए आगे की तरफ, अभी होइए, अब ब्रीद इन करिए। ओके, अब एकदम ओपन अप हो जाइए, पूरा सपोर्ट ले लीजिए, शोल्डर ओपन कीजिए, अब ब्रीद इन कीजिए। कुछ फर्क लगा? हाँ, क्या लगा? मतलब ऐसे झुक के किया तो यहाँ पे ऐसे पूरी मतलब सांस नहीं आ रही है ऐसा फील हुआ, और जैसे शॉर्ट ब्रीदिंग लगा हाँ आपको। हाँ और अभी जैसे ओपन अप किया तो आपका डीप ब्रीदिंग हुआ। हाँ तो अगर मुझे मेरे बॉडी में ब्लड को प्रॉपरली ट्रैवल करवाना है तो मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। वो ऑक्सीजन लेने के लिए मुझे डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा। अब मैं पूरे दिन अगर फ़ोन पे हूँ ऐसे या स्लाउच होके कुछ भी तरह से बैठता हूँ तो ऑब्वियसली मैं स्टमक पे, लंग्स पे प्रेशर दे रहा हूँ। हाँ। मेरा ब्रीदिंग ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेरी बॉडी में डिजीज आएगा ही। मतलब ये चीज़ का तो मैंने भी फील करा कहीं ना कहीं। मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि मेडिटेशन एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है। यस, तो मेडिटेशन से सिर्फ यही होता है कि ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में अंदर जाता है, ब्लड प्रॉपरली ट्रैवल होता है, इसी वजह से आपका ब्रेन जो होता है वो काम डाउन होता है। ओवर थिंकिंग भी काफ़ी लोगों को होता है, तो वो सब चीज़ यहीं से कनेक्टेड है। अच्छा, ओवर थिंकिंग का भी मेडिटेशन से भी इफेक्ट पड़ता है? यस। ओके। और दूसरी ये चीज़ कि कभी तो आज तक तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया, ये पॉडकास्ट होने वाला था तब जाके गूगल पे सर्च किया कि कितने परसेंटेज लोगों में बैक पेन है। तो मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये लगा 80% तो एआई ने बताया, फिर जाके एक्चुअल में देखा तब जाके पता चला 95% लोगों में है ये चीज़। तो रूटीन लाइफ में जैसे मैं लेडीज़ की बात करूँ तो कुछ ना कुछ बार बार झुक के ये लेना पड़ा, ये वो लेना पड़ा। तो उनके लिए आप रूटीन लाइफ में लेडीज़ के लिए क्या आप एडवाइस दोगे कि आपका बॉडी पोस्चर से लेके बैक पेन तक कौन सी चीज़ अच्छी रहनी चाहिए? अगर आपने जो डिटेल्स मुझे दी ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि घर घर में बैक पेन है। हाँ। क्योंकि कम से कम 1 से 2 मेंबर तो ऐसे हो गए जिनको बैक पेन आया। हाँ। और हमारे कल्चर में देखो या हमारे कंट्री में देखो, मैक्सिमम फीमेल्स को ही पेन होगा कंपेयर टू मेल। और वो पेन साइकिल जो है ना वो स्टार्ट कब होती है? आफ्टर प्रेगनेंसी। हाँ। प्रेगनेंसी का 6, 7 या 8वां महीना जब से स्टार्ट होता है, बेबी का वेट पुट ऑन हुआ तो अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी वेट जो है बैक साइड पे जाएगी। हाँ। पेट आगे निकलेगा, हाँ, उतना बॉडी back पीछे side जाएगा, तो वो लोड वहाँ पे क्रिएट हुआ। अब जैसे ही डिलीवरी होता है तो वो जो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का फेज था ना, उसमें स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है। 60% फीमेल्स में वो अपने आप सेटल हो जाएगा, बट 40% में वो सेटल नहीं होता है। हाँ। तो एक तो वो सेटल नहीं हुआ है, उसके साथ अब बेबी आए 2.5 किलो का, 4 किलो का, जो भी बेबी है उसको फ्रिक्वेंटली फीडिंग के लिए बैठना, क्रेडल में डालना, उठाना, उसको लेके चलना फिरना, और वो 5 साल तक रिपीटेडली करना। तो ये हर एक चीज़ मिला के फीमेल्स के मसल्स, जॉइंट सबको वीक करता है। तो वहीं से ये पेन साइकिल शुरू होती है फीमेल्स में। अगर आफ्टर डिलीवरी उनको रेकमेंड किया जाए ना कि जैसे आप थोड़ा नॉर्मल होते हो, कंपलसरी आपको योगा, फिजियोथेरापी या कायरोप्रैक्टिक करना है, अगर उसी टाइम पे ये सेटल हो जाए ना तो फीमेल्स हेल्दी लाइफ जी सकती है। हाँ, यहाँ पे मतलब स्पेशली इंडिया में कैसा है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि फॉरेन में प्रेगनेंसी में भी मतलब लेडीज़ सारा कुछ काम करती है, और यहाँ पे कैसा है कि कोई एक्सरसाइज तक भी नहीं करता। तो प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पहली चीज़ एक नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाना है, हाँ, तो आपके कोर मसल्स मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जब बेबी को पुश करना है तो उतने एफर्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। हाँ। ताकत होनी चाहिए, तो एक उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, आपका बेबी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में कब रहेगा? जैसे मैंने अभी बोला कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जाना चाहिए। हाँ। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अगर रेस्ट प्रिपेयर करते हो तो बॉडी तो डाउन हो गया, मूवमेंट उतना नहीं है, तो ऑक्सीजन उतना नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर वो इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप हर रोज़ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग, घर के रूटीन काम ये सब करते रहते हो तो उससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, बच्चे की भी रहेगी। अच्छा, हाँ, मतलब मैं जब कनाडा में थी ना तो वहाँ पे पक्का तो परसेंटेज तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 80 to 90% नॉर्मल डिलीवरी होती है। yes. और यहाँ पे इंडिया में नॉर्मल डिलीवरी मतलब ऐसे लगता है कि ओ नॉर्मल डिलीवरी ऐसे, हाँ, ऐसे लगता है। yes. तो मुझे लगता है काफ़ी रीजंस ये भी है, एक्सरसाइज से लेके काफ़ी नॉर्मली है ना, फॉरेन में सब लोग आप देखोगे फीमेल्स में भी वो लोग जिम जाते हैं रेगुलर। हाँ,
अगर यहाँ पे हम फीमेल को बोलते हैं ना आपको एक्सरसाइज करना है, तो उनका आंसर क्या आता है पता है? पूरे दिन काम तो करते हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सरसाइज? हाँ तब हमें उनको ये समझाना पड़ता है कि मैम आप जो घर पे काम कर रहे हो ना वो एक फिजिकल स्ट्रेस है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो दोनों हाथ पे सेम प्रेशर आएगा। हाँ, अब मैं एक हाथ से कपड़ा या कुछ उठा के जा रहा हूँ तो वो एक ही साइड आएगा, एक ही साइड पे। दूसरी साइड नहीं है। तो ओवर द पीरियड अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, हर बार इसको उठाऊंगा तो ये वीक होगा। तो ये फिजिकल स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको कंपलसरी घर के काम के बाद भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, पर यहाँ पे लोगों का मिथ यही है कि भाई काम वाली नहीं रखते हैं, घर का काम बीवी करेगी, वो हेल्दी रहेगी, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ वहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोटिस करिए कि अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तो जैसे आपका रूम भी ऊपर है तो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब इंडिया में मैंने नोटिस करा है कि ये चीज़ है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि मिसकैरेज रेशियो काफ़ी बड़ा है। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से अब क्या हो गए पता है कि एक तो पहले प्रेगनेंसी रहने में इश्यूज आते हैं, जैसे आपने बीच में बात हुई पीसीओडी वाली चीज़। हाँ, तो अगर आप फीमेल्स में देखोगे ना तो 10 में से 6 या 7 गर्ल्स को पीसीओडी या पीसीओएस हाँ। होगा। अब वो होता है, उसका मतलब डॉक्टर तब से बोलता है कि अगर एक ठीक नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी में आगे जाके इश्यूज आएगा। हाँ, सेकंड है मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ये हर एक की लाइफ में। तो ये सब चीज़ें, बाहर का खान पान, ये हर एक चीज़ मिला के फिर अल्टीमेटली इफेक्ट आता है वहाँ पे। तो अगर मिसकैरेज रेशियो ज़्यादा है तो फैमिली वाले इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई इसको लोड ही नहीं देना, क्योंकि थोड़ा लोड दिया कुछ हो गया तो फिर अगेन रहने में दिक्कत आएगा। हाँ। यही चीज़ है। यहाँ पे स्ट्रेस की बात करूँ ना तो मैं मेरी बात करूँ ना तो मुझे ऐसा होता है, मतलब मैं जैसे जाती हूँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो एवरी टाइम शी यूज टू से कि स्ट्रेस कम ले, स्ट्रेस। मैं आई वाज लाइक मैं नहीं हूँ स्ट्रेस में, मतलब उनको पता चल जाता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ और मुझे ऐसा होता है नहीं मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो ये चीज़ मतलब पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं स्ट्रेस में हूँ। वही चीज़ कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में इफेक्ट करता है। Right. बैक से लेके दिमाग से लेके आप मतलब आपके साथ बात कर रहे हो तब ऐसा होता है कि नहीं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बॉडी के साथ। डेफिनेटली वो आपके स्पीच में भी रियलाइज होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी होगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होगे ना तो नॉर्मली हमारी कन्वर्जेशन जो होती है ना वो बात बढ़ाने वाली नहीं, खत्म करने वाली। हाँ ओके ठीक है, तो सामने वाला फिर अपने आप चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको बात नहीं करना है, मूड नहीं, वो निकल जाएगा। ये चीज़ तो मैंने पॉडकास्ट आई फील कि एवरी मतलब सब लोग बोलते हैं कि ट्राई टू डू दिस एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा होता है कहीं ना मेरा कैसा होता है पर्सनली, मैं मेरी बात करूँ ना पॉडकास्ट करते टाइम, मतलब मैं किसी को ध्यान से सुनती हूँ ना इसलिए ऐसे हो जाती हूँ मैं। फिर आई हैव टू रियलाइज स्ट्रेट देखना ऐसे, तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली हो जाता है कि ध्यान से सुनो। और यहाँ पे एक मैं आउट ऑफ द टॉपिक कुछ डिस्कस करूँ? हाँ ऑफ कोर्स। आपने जैसे बोला ना कि कुछ टाइम सुनने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो फील करते हो कि लेजीपन आ जाता है कि नहीं सुनना, बहुत हो गई या। हाँ अभी के कल्चर में सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ डेफिनेटली। स्ट्रेस बढ़ने का कारण भी सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ देख लो या कोई भी फैमिली मेम्बर्स देखो, इंस्टाग्राम पे वो एक दूसरे को लाइक करेंगे पर घर पे वो शेयरिंग भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे गया था, ये घुमा था, ये हुआ था। तो अब शेयरिंग चीज़ चली गई, क्योंकि कोई सुनने के लिए टाइम नहीं है, अब अपने अपने में बिजी हुए, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है ये सिनारियो स्ट्रेस वाला। ये चीज़ तो मैंने जब लैंडमार्क फोरम किया था ना तब रियलाइज हुआ राइट कि आप सुनते ही नहीं हो। लिसनिंग कितना पावरफुल है वो जाके कि आपका दिमाग वही सुनता है जो आप सुनना चाहते हो। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आई फील दिस। मैंने भी किया है, तो वो एक डिस्टिंक्शन का नाम था ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग। यस। तो इस कन्वर्सेशन से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अपने बॉडी से लेके भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा कि कौन सी चीज़ें आपके मतलब डेली रूटीन लाइफ में भी ज़रूरी होना चाहिए। बॉडी पोस्चर भी कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप बैठे भी हो, अगर आप खड़े भी हो, वॉकिंग करना, ये करना, वो करना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टू यू नो, आपकी बहुत अच्छी एडवाइस देने के लिए। और जो चीज़ लोगों को पता नहीं है वो चीज़, मतलब छोटी सी भी बात आपने जैसे प्रेजेंट करी है कि छोटी सी बात भी कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो इट वाज लाइक इट इज़ रियली हेल्पफुल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि हम एक मिशन पे है, हमारी पूरी टीम, लेट्स मेक इंडिया हेल्दी एंड पेन फ्री। वाह। तो हम वहाँ पे वो एक स्टैंड लेके खड़े कि हमें सिर्फ कायरोप्रैक्टिक से नहीं करना है, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हो या फिजिकल हेल्थ हो, वो सब पे कैसे काम कर सके, ये टिप्स हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो हमारी टीम अभी उस पर काम कर रही है और बहुत जल्द हम लोगों के लिए आएंगे ताकि वो लोग हेल्दी रह सके। डेफिनेटली ये चीज़ तो मैंने भी फील करी है कि ईच एंड एवरीथिंग, लाइक दिमाग से लेके पेन से लेके ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड। यस, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैम।